हेलो फ्रेंड्स, नवोदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत प्रारंभ कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमने आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा है कि भारत की खोज किसने की या भारत के लिए जलमार्ग की खोज किस यूरोपीय व्यक्ति ने की। तो इसका आंसर में मिलता है वास्को डी गामा। क्या मिलता है? वास्को डी गामा। क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारतीय जलमार्ग की खोज की। इसने की थी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। तो पहले प्रश्न का आंसर हमें ये मिलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, तो इसने खोज भारत के रास्ते की क्यों की थी? ये भारत क्यों आया था? क्या ज़रूरत पड़ी यूरोपियों को कि वास्को डी गामा को भारत भेजा, भारत के लिए जलमार्ग खोजने के लिए भेजा गया? तो इस बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ तथ्य पर आधारित प्रश्न तो पूछे जाते हैं, परंतु वर्तमान में एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम इसे समझने के लिए देखते हैं। तो भारत में 6 यूरोपीय कंपनियां आई जिन्होंने कुछ समय तक भारत में व्यापार किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन भी किया। तो वो भारत आए, क्यों आए, उन्होंने मार्ग की खोज कैसे की, क्या कारण रहे कि उन्हें भारत के लिए जलमार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी, उसी को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। क्योंकि ये टॉपिक है हम बुक्स में कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर का व्यू पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहले जो कंपनी आई वो पुर्तगाल। कौन सी कंपनी है? पुर्तगाल है। पुर्तगाल कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई। इसके बाद अगली कंपनी आई है डच। कौन सी कंपनी आई? डच, जो 1595 में। अगली कंपनी इसके बाद है अंग्रेज, या हम ब्रिटिश जितने बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज भारत में आए 1600 ईस्वी में। इसके बाद अगली कंपनी आई डेनिस। तो इसे किताबों में गायब भी कर दिया गया है डेनिस को, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक भारत में नहीं रही। ये आई 1616 ईस्वी में। इसके बाद लास्ट कंपनी आई फ्रांसीसी। क्या है? फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई 1664 ईस्वी में। एक कंपनी और आई है, जिसे स्वीडिश। कौन सी कंपनी है? स्वीडिश है, और ये आई 1731 ईस्वी में। तो इस तरह से ये 6 कंपनियां हैं जो भारत में आई। इनमें से प्रमुख है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। स्वीडिश चीन में ही रहे, इन्होंने अपने व्यापार को चीन में ही केंद्रित कर लिया। तो हम 4 कंपनियों के विषय में पढ़ते हैं। तो इसके कालक्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, कौन सी बाद में आई, या जिन 3-4 कंपनियां दे दी जाएंगी आपसे क्रम में लगवा लिया जाएगा। तो इससे ध्यान से समझ लीजिए, 6 कंपनियां आई थी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब प्रश्न उठता है, ये कंपनियां भारत क्यों आई? इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई उन्हें भारत के लिए जलमार्ग खोजना पड़ा, इतनी परेशानी उठानी पड़ी? क्या इससे पहले उन्हें रास्ता नहीं पता था जो उन्होंने जलमार्ग खोजने में इतना व्यय किया, इतने लोगों को भेजा, स्पॉन्सर किया? तो चलिए इसी वजह हम समझते हैं। तो देखिए, भारत और यूरोप, भाई ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? यूरोप कहलाता है। तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो पहले से ही होता रहा है। हमने प्राचीन समय भी पढ़ा कि लोग, जैसे सिकंदर के विषय हमने पढ़ा, मकदूनिया से भारत आया तो वो स्थल मार्ग से ही आया था, जलमार्ग से नहीं आया था। खैबर दर्रा होते हुए भारत आया। लेकिन ये अभी तक जो व्यापार हो रहा था वो स्थल मार्ग से हो रहा था, इस तरह से, या फिर इस मार्ग से हो रहा था। तो ये स्थल मार्ग थे जिससे भारत से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग, अगर इस स्थल मार्ग को छोड़ दें तो ये 2 मार्ग बनते हैं, आपका फारस की खाड़ी से होते हुए और लाल सागर से होते हुए। तो इस तरह से इस अरब को पार करके जाना पड़ता था, और उसके बाद फिर हम यूरोपीय देशों में व्यापार करते थे। तो चलिए हम समझते हैं था क्या उस समय। तो इस समय जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, तो उसके बाद तो ये जगह बचती है, वो है आपकी तुर्की। क्या है? तुर्की जगह है। तो तुर्की यहाँ पर एक देश है, तुर्की था। तुर्की के बाद आप ऊपर पढ़ेंगे तो ये है काला सागर। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, इसे काला सागर बोलते हैं। जो नीचे वाला क्षेत्र उसे बोलते हैं मरमरा सागर। तो इसके बाद का जो क्षेत्र था, मतलब ये क्षेत्र हम देखें तो ये क्या कहलाता था? रोम कहलाता था। क्या कहलाता था? रोम प्रायद्वीप कहलाता था। तो रोम प्रायद्वीप बहुत बड़ा क्षेत्र था। रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य से बोलते हैं। तो बहुत बड़े क्षेत्र में रहा, अच्छा साम्राज्य था। तो तुर्की से होते हुए इन देशों में व्यापार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दर्रे भी थे, 1-2 दर्रा मिलता था, पहाड़ मिलते थे, रेगिस्तान मिलता था। तो व्यापार में बाधाएं ज़्यादा थीं।
तो ये लोग स्थल मार्ग को प्राथमिकता ना देते हुए भी जल मार्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। तो इस तरफ क्या है, यहाँ से इन सारे देशों को टैक्स देना पड़ता था, तो जितना व्यापार उससे ज़्यादा कर देना पड़ता था। हुआ क्या कि आगे चलकर कुछ केस हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये काला सागर है और नीचे मरमरा सागर, देखिए इस तरह से अगर हम इस तरह से देखें तो ये इस तरह जो कंडीशन बन रही है ये, तो ये आपका क्या है, ये काला सागर है। क्या है, काला सागर, तो समझिएगा काला सागर है। और ये नीचे का क्षेत्र है ये मरमरा सागर है। क्या है, मरमरा सागर, काला सागर मरमरा सागर। इसके बीच में एक जल संधि है, इसके बीच में क्या है, जल संधि है, जिसे बोलते हैं बासपोरस की जल संधि, बासपोरस की जल संधि। तो इस जल संधि के माध्यम से तो जो तुर्की था, क्या है, तुर्की, और इधर क्या है, रोम। इधर कौन सा साम्राज्य, रोम है। तो तुर्की से जो माल आता था वो इस जल संधि के माध्यम से यूरोप से क्या है, एशिया से क्या है, यूरोप में पहुंच जाता था और आराम से व्यापार चल रहा था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, जो रोम साम्राज्य था ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, दो हिस्से हो गए। इस रोम साम्राज्य में क्या है, बंटवारा हो गया, रोमन साम्राज्य टूट गया। तो इसका जो पश्चिमी था उसे बोलते थे पश्चिमी रोम। क्या बोलते थे, पश्चिमी रोम। और इसकी राजधानी थी रोम। इसकी राजधानी कहाँ थी, रोम थी। पूर्वी वाले को हम बोलते थे बैजंतीय साम्राज्य। क्या बोलते थे, बैजंतीय साम्राज्य। और इस बैजंतीय की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। तो बैजंतीय साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया थी। इधर तुर्की जो था, तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य बढ़ रहा था। उस्मानिया साम्राज्य ऊंचाइयां छू रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, नया साम्राज्य बना था और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो उस्मानियों ने क्या है, तुर्की के उस्मानिया थे, इन्होंने बैजंतीय साम्राज्य को जीत लिया, बैजंतीय को जीत लिया। और ये घटना है 1453 ईस्वी की। 1453 में उस्मानियों ने क्या, कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया। अब इधर तो तुर्की था ही था, अब व्यापार करने के लिए क्या है, देखो यहाँ तो आप घूम के आ सकते हो, मगर जब यहाँ व्यापार करना है या तो काला सागर पार करके यहाँ पाओ। लेकिन अगर बैजंतिया पे इसने अधिकार कर लिया, बिना बैजंतिया के स्थल मार्ग से तो व्यापार हो नहीं सकता था। जब तुर्कियों ने इस पे अपना अधिकार कर लिया तो इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि इस क्षेत्र में, या कहा जाए तो अरब में, व्यापार करना इतना आसान नहीं रहा। अब इस रास्ते को छोड़ के जब स्थल मार्ग बंद हो गया तो जल मार्ग वाला स्टार्ट हुआ, लोगों ने इस पर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो इस पे क्या, फिर अरबियों ने अपना एकाधिकार कर लिया, तो यहाँ से भी व्यापार करना कठिन हो गया था। लेकिन आज तक, इससे पहले की कंडीशंस में जो यूरोपीय देश थे वो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, तो उन्हें क्या है, जो भारत के मसाले थे, क्या थे, मसाले, मसालों की लत लग चुकी थी। वो भारतीय मसालों को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे। कारण क्या था कि ये ठंडे क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग क्या है, मांस को ज़्यादा खाते हैं। तो मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या, मसालों का लेप करके रखते थे। तो इसलिए इन्हें मसाले बहुत ज़रूरी थे। तो जब ये स्थल मार्ग भी बंद हो रहे थे और जल मार्ग भी से व्यापार करना इतना आसान नहीं था। एक तो दिक्कत ये थी कि पहले व्यापार करोगे भाई भारत से, तो पहले जल मार्ग से लाओ, जहाज़ों में माल चढ़ाओ, फिर स्थल, फिर जल मार्ग, फिर स्थल, इस तरह से व्यापार करना होता था। तो व्यापार में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर देखा जाए, बात की जाए यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के कारण क्या है, तो देखो 3 प्रमुख कारण बनते हैं। कारण क्या बनते हैं, कारण बहुत सारे हैं, तो 3 प्रमुख कारण है। वो है मसालों की मांग, किसकी, मसालों की मांग। तो भारतीय मसालों की यूरोप में मांग बहुत ज़्यादा थी, तो ये एक प्रमुख कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि जो स्थल मार्ग था, या कहा जाए कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण,
किसका? उस्मानियों का अधिकार हो गया कुछ दुनिया पे। तो अब और इधर क्या है? फास्फोरस, और जो ये वाला जगह है इस पे क्या? अरबियों का। भाई लाल सागर और फारस की खाड़ी, लाल सागर और फारस की खाड़ी जो है इस पर क्या है? अरबियों का अधिकार हो गया। किसका? अरबियों का अधिकार। और सबसे मेन कारण की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कारण रहेगा वह रहा पुनर्जागरण। वो क्या है? वो है आपका पुनर्जागरण। व्यक्ति जब दोबारा पुनः जागा तो उसे क्या कहा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के दौरान क्या हुआ? यूरोप में बहुत सारे उद्योग लगे, यहाँ के लोग जागृत हुए, उन्होंने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उधर उधर घूमना शुरू किया, ज्ञान को अर्जित करना चाहा। जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, उद्योग लगे, उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो कच्चा माल, यूरोप छोटा सा क्षेत्र, लेकिन उन्हें जब फैक्ट्रियाँ लगाओगे तो कच्चा माल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस कच्चे माल की खोज में भी वो लोग क्या है? यूरोप से बाहर दूसरे देशों में जाना चाह रहे थे। तो कारणों की बात करें तो लाल सागर और फारस की खाड़ी पर अरबियों का एकाधिकार, कुछ दिन दुनिया पर तुर्कियों का एकाधिकार मतलब उस्मानियों का, भारत की बढ़ती मांग, पुनर्जागरण, ये कुछ प्रमुख कारण हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के। तो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि ये कंपनी भारत आई थी, क्यों आई थी? तो उसके ये कारण रहे हैं। कोई तथ्य और कॉन्सेप्ट आप दोनों को समझ के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखिए क्या हुआ, ये तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी। आगे देखो क्या हुआ, जो अब यहाँ जब मांग बढ़ी यूरोप में तो यूरोप के देशों को बहुत ज़रूरत हुई। तो यहाँ पे देश हैं, एक है आपका पुर्तगाल और ऊपर है आपका स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ के राजाओं ने मिलकर लोगों को भेजना शुरू किया, लोगों को स्पॉन्सर करा और भेजा कि भाई भारत को खोजो, वहाँ से माल खरीदो, मसाले लाओ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को भारत की मतलब जलमार्ग से भारत खोजने के लिए कहा गया। तो जलमार्ग से भारत खोजो या भारत की खोज की जाए तो लोग निकले किसके लिए? भारत के लिए, जलमार्ग खोजने के लिए। तो पहला व्यक्ति निकला जो स्पेन से आया, मतलब पुर्तगाल से पहला व्यक्ति निकला। और किस तरह से निकला देखिए, जो पहला व्यक्ति आ रहा है वो इस तरह से आया और पहुंचा आपका यहाँ, मतलब दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु पर पहला व्यक्ति आया। जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा उसका नाम था बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज। अब ये आया क्यों था? इस समय जो पुर्तगाल का शासक था वो था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, इस प्रिंस हेनरी ने इन्हें स्पॉन्सर करा था और इन्हें भेजा था। किसने भेजा था? प्रिंस हेनरी ने। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? द नेविगेटर। क्यों कहते हैं भाई इसे द नेविगेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समुद्री अभियानों में विश्वास रखता था, रुचि रखता था और ये लोगों को स्पॉन्सर कर रहा था। इसने क्या है, कुतुबनुमा का प्रयोग करवाया। इसने मेन काम दूसरा क्या करा कि इसने जो ये क्षेत्र था, मतलब दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र, उसका दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा बनवाया। क्या करवाया? नक्शा बनवाया, जिससे जो आगे लोग जाएं उन्हें आसानी हो। तो इसने क्या करा? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार करवाया। किसने करवाया? प्रिंस हेनरी ने। तो बार्थोलोमू डियाज यहाँ तक आया तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला क्षेत्र है, यहाँ अग्रवास की धारा, गर्म जलधारा, तो मतलब और इधर ठंडी जलधारा दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या तूफान उठते हैं। क्या उठते हैं? तूफान उठते हैं। तो जब यहाँ तक आया तो इसने, यहाँ तूफान मिले इसे, तूफानों से भयभीत होकर वापस लौट गया और इसने इसे नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स, केप ऑफ स्टॉर्म्स, इस जगह का नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। बाद में इससे बाकी लोगों ने जो नाम दिया वो नाम दिया केप ऑफ गुड होप्स। गुड होप्स मतलब उम्मीद, भाई आगे जाने की एक अच्छी उम्मीद थी कि यहाँ पे एंड नहीं हुआ,
दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से आगे का रास्ता है, मगर ढूंढना पड़ेगा। तो क्या एक आशा की उम्मीद थी, और इसलिए एक नाम इसे और भी कहा जाता है, इसे कहते हैं आशा अंतरीप। क्या कहते हैं? आशा अंतरीप भी कहा जाता है। तो इसके नाम हुआ केप ऑफ स्टॉर्म, बार्थोलोमेव डियाज ने दिया। वैसे कहा गया केप ऑफ गुड स्टॉर्म्स, आशा अंतरीप। तो पहला व्यक्ति आया बार्थोलोमेव डियाज, जो कहाँ तक आया? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ इसमें एक चीज़ छूट रही है आपकी। जब ये आया था बार्थोलोमेव डियाज, उस समय थी 1887। कब आया था वो? 18 नहीं 1487, सॉरी। कब आया था? 1487 ईस्वी में आया था। तो बार्थोलोमेव डियाज कब आया? 1487 में। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति निकला। दूसरा व्यक्ति पुर्तगाल से नहीं, स्पेन से आया। वो स्पेन से आया तो वो रास्ता भटक गया, आया भारत की खोज के लिए और पहुंच गया क्या भाई? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। और जहाँ पहुंचा वो जगह थी आपकी जिसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज। क्या था? वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और यहाँ के लोगों इसने क्या कहा? रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन। तो रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए में पाई जाती है। तो ये जो व्यक्ति गया था, स्पेन से निकला था, ये निकला था आपका जिसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। और ये निकला था 1492 ईस्वी में। कब निकला था? 1492 ईस्वी में। आया था भारत की खोज के लिए, पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। तो भाई क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की 1492 में। कहाँ पहुंचा? वेस्ट इंडीज द्वीप पर। और वहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। ठीक है। पहला व्यक्ति बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में। इसके बाद आगे देखिए, अगला व्यक्ति यहीं से निकला, पुर्तगाल से। ये व्यक्ति इसने पहले से पढ़ रखा था भाई यहाँ स्टॉर्म मिलेंगे, तो यहाँ से घूमते फिरते हुए वो आया। आते हुए क्या हुआ? देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा समझिए और इसमें इंटरेस्ट आपको आएगा जब आप समझेंगे। तो दूसरा व्यक्ति यहाँ से निकला, थोड़ा दूरी से आया, स्टॉर्म्स भी मिले होंगे, फिलहाल वो उनसे नहीं घबराया। आया क्या जी? अपने साथ 4 जहाज लाया भाई। तो कुछ किताबें 4 लिखती हैं, कुछ 3 लिखती हैं, तो आप जो भी सही 3 या 4 जहाज लेके आया। और वो यहाँ से होते हुए उसने केप ऑफ गुड होप्स को पार करा और दक्षिण अफ्रीका के आगे तट पर पहुँचा। जो जगह थी क्या? केन्या। क्या थी? केन्या बंदरगाह तक पहुँचा। और यहाँ से इसे एक व्यक्ति मिल गया। कौन व्यक्ति मिला? तो दूसरा व्यक्ति भाई, पहला दूसरा आपका कोलंबस, और जो तीसरा व्यक्ति निकला उसको हमने नाम दिया है क्या? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तीसरा व्यक्ति कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। और निकला कब था ये निकला आपका 1497 ईस्वी में। कितने? 4 जहाज के साथ और प्लस 150 व्यक्तियों के साथ। वास्को डी गामा 1497 में निकला, 4 जहाज और 150 व्यक्तियों के साथ निकला। और जब ये कहाँ पहुँचा भाई? केन्या। कहाँ पहुँच गया? केन्या पहुँचा। तो केन्या में से पथ प्रदर्शक मिल गया जिसका नाम था भाई अब्दुल मनीक। क्या नाम था? अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक। तो यहाँ पर भाई यूरोपियों को दिक्कत हो रही थी ना, तो यहाँ पे जो एकाधिकार इसमें कर रखा था वो अरबियों ने कर रखा था। तो यहाँ इसे व्यक्ति मिल गया, कौन? अब्दुल मनीक व्यक्ति मिला। और इसके सहयोग से ये कहाँ पहुँच गया? ये तट कौन सा है भाई? ये तट है मालाबार तट। कहाँ? मालाबार तट पर पहुँचा। जगह थी कालीकट बंदरगाह। कौन सी जगह? कालीकट। इसे आज बोलते हैं कोझिकोड। क्या बोलते हैं? कोझिकोड। और यहाँ का शासक था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन नामक शासक था जिसने भाई इसका क्या है? स्वागत किया। तो सफल कौन हुआ भाई? बार्थोलोमेव डियाज असफल हुआ, कोलंबस असफल हुआ, वास्को डी गामा 1497 में निकला, आशांतरित होते हुए केन्या पहुंचा। केन्या से एक बार उसे पथ प्रदर्शक मिल गया, नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक की सहायता से वे मालाबार तट पर पहुंचा और जहां बोलते हैं कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां का शासक जमोरिन था। और जमोरिन ने भाई वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी तक अरबियों का अधिकार था
केवल अरबी ही व्यापार करते थे। अब उसे लगा कि भाई कोई दूर से दूसरे देश से व्यक्ति आया है, अगर ये भी व्यापार करेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, भाई हमारे माल की कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए वह खुश हुआ और उसने क्या है, वास्को डी गामा का स्वागत किया। और फिलहाल अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अब अब्दुल मलिक की सहायता से ये पहुंचा कब पहुंचा, तो ये व्यक्ति पहुंचा 17 मई को, 17 मई 1998, वो सॉरी बार हो रहा है, 1498 में कब पहुंचा, 14। तो फिलहाल इतना ही याद रखिए, 1498 में, ज़्यादा डेट की ज़रूरत नहीं है, कोई आप कॉन्सेप्ट समझिए। डेटें कुछ ही पूछी जाती हैं, सब नहीं पूछी जाती हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो वास्को डी गामा आया, सफल रहा, किसकी सहायता से, अब्दुल मलिक की सहायता से, 1498 में पहुंचा। अब 1498 में पहुंचा, इसके बाद इसने क्या करा, यहाँ जब आया भारत, तो भारत आने पर इसने मसाले, क्या चीज़, मसाले और औषधियाँ खरीदी। क्या खरीदी, औषधियाँ। और औषधियाँ खरीद के जब गया कहाँ, यूरोप, तो इसे अपनी यात्रा पे किए हुए खर्च का 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। तो इस पे जितना खर्च हुआ था इसकी यात्रा पर, उससे 60 गुना इसे प्रॉफिट हुआ। इसके बाद जब इसे मुनाफा हुआ तो लालच बढ़ गया, और इसके बाद इसने तुरंत उस्तादुल्लाह इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम प्रारंभ हो गया। तो मैंने आज आपको ये समझाया कि ये भारत क्यों आए, क्या ज़रूरत थी, इन्हें मार्ग की खोज कैसे की, किन लोगों की मदद से मार्ग खोजा गया, और कौन व्यक्ति सबसे पहले आया। तो सबसे पहले सफल व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा था। इसके बाद पेड्रो अल्वारेज, अल्मीडा, अल्बुकर्क, नूना डी कूना, इन लोगों के विषय में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार कैसे स्थापित किया, कहाँ कहाँ कोठियाँ बनाई। तो इसके लिए आप अगली वीडियो देखिएगा जो कल अपलोड हो जाएगी। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।